हेलो बच्चों। तो आप सब लोग जो बच्चे इस बार 9th क्लास में थे उनकी एंट्री 10th क्लास में हो चुकी होगी और इन सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस नए सेशन नए सत्र में 2025-2026 जो आपके बोर्ड एग्जाम का दौर है। पिछला सत्र आपका कैसा बीता कैसा नहीं, अब इस चीज़ पर आपको गौर नहीं करना है। आगे अब आपको क्या करना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कितने नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर में क्वेश्चन बनते कैसे हैं और जो सिलेबस आपको पूरे साल पढ़ना है उन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो चलिए आइए देर ना करते हुए समझते हैं। तो आपके इस एसएसटी में समाज विज्ञान में 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग है इतिहास, दूसरा भाग है आपका भूगोल, तीसरा भाग है नागरिक शास्त्र और चौथा भाग है अर्थशास्त्र। चारों भाग से 15-15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 15। तो आप कहेंगे सर जी ये तो 15 चौका 60 नंबर हुआ है ना। कितने नंबर हुए? 60 नंबर। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इतिहास के दूसरे चैप्टर से 5 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। तो अगला ये 5 नंबर हो गया और भूगोल के पूरे 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर से 5 नंबर का मानचित्र यहां से पूछा जाता है। तो ये कितने हो गए? 10 नंबर हो गए भैया। अब अगली बात आती है 70 नंबर हो गया, बाकी 30 नंबर। तो बाकी 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट कार्य के हैं जो कि विद्यालय द्वारा आपको दिए जाते हैं। टोटल कितने नंबर हो गए? 100 नंबर, मतलब 70 नंबर लिखित और 30 नंबर प्रोजेक्ट कार्य। अब ये जो 70 नंबर आपके बनते हैं ये कैसे कैसे आप सबके सामने एग्जाम में आते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो 20 एकम 20 मतलब 20 नंबर का हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। तो 4 चौक 16 नंबर हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो भी 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। तो ये 6 चौके 24 नंबर हो गया। और 2 प्रश्न आपके मानचित्र के होते हैं और प्रत्येक मानचित्र आपका 5-5 नंबर का होता है। ये आपका हो गया 10 नंबर। टोटल आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 70 नंबर। बाकी 30 नंबर प्रोजेक्ट कार्य जो विद्यालय से मिलता है। तो इतने का ही आप सबको बोर्ड एग्जाम में सामना करना है प्रश्नों का, बाकी 30 नंबर विद्यालय से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर में आपको हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इतिहास में आपको क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यह आपका पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में 1830 से पहले कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। उसके पहले वहाँ क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी कि घटी, लोग मरे या क्या हुए, कितने लोग जिंदा हुए उस वर्ष, इन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं। 1830 के बाद ही आपसे सवाल जवाब होगा। जोसेफ मेजनी के बारे में आप सबसे पूछा जाएगा। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं, कुछ इसके बारे में आप सबके सिलेबस में चीजें डाली गई हैं। अगला चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहले आपको पढ़ाया गया कि भैया विदेशों के बारे में थोड़ा सा जानो तब अपने देश के बारे में जानो और दोनों से कंपैरिजन करो, मतलब तुलना करो। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना जरूरी है, बल्कि इसलिए पढ़ाया जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसा हुआ, ये विदेशों से तुलना करो कि वहां से हमारा जो राष्ट्रवाद का उदय था वो बेहतर था या फिर उनकी तुलना में कुछ कमी रह गई थी। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध का उदय, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और जो गांधी जी ने समन्वय आंदोलन, ये सारी चीजें, नमक सत्याग्रह, जनजातीय आंदोलन, मिल मजदूर, श्रमिक, किसानों का आंदोलन, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है।
बाकी ये बताई दिए। सामूहिक अपनत्व की भावना, दूसरे चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की तरफ। आपका जो तीसरा चैप्टर है वहां से 7 नंबर का पूछा जाता है, और पहले में इकाई अंक में टोटल 20 अंक का, मतलब 20 में से 8 अंक। इन 2 चैप्टर से 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, दोनों चैप्टर से 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। बाकी जो अब 3 चैप्टर बचे हैं, उन 3 चैप्टर से केवल 7 नहीं, इन 2 चैप्टर से 7 अंक का पूछा जाएगा। 8 7 15 और 5 नंबर का आपका मैप, टोटल कितना हो गया? 20 अंक। तो इधर तीनों देख लेते हैं, तीनों से केवल 7 अंक का पूछा जाना है। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें पूर्व आधुनिक विश्व और 19वीं शताब्दी, ठीक, विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में डाली गई हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ये भी आपके सिलेबस में डाला गया है। बाकी चौथा चैप्टर औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण मतलब कि नई नई फैक्ट्रियाँ, मिल, ये सारे कुछ आने लगे थे, तो उसके बारे में भी आप सबको पढ़ना है कि लोगों ने कैसे निवेश किया, नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, कैसे कंपनियां एक देश से दूसरे देश में गई, यूरोप में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो औद्योगिक क्रांति से पहले हम औद्योगिक परिवर्तन की गति कैसी रही। उपनिवेश में औद्योगिकीकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, मतलब जो वहाँ काम करने जाते थे फैक्ट्रियों में, उनके ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आप सबको पढ़ना है। औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, मतलब पहले कैसा था बाजार, लोग अपनी वस्तुओं को अपने घर पर ही लेन देन करते थे, लेकिन जब छोटी छोटी मार्केटें व्यवस्थित होने लगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। आगे हम बात करेंगे, इसका लास्ट चैप्टर है 5वां चैप्टर, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इससे बहुत कम सवाल बोर्ड एग्जाम में बनता है, लेकिन सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। प्रेस मतलब क्या, मतलब छपाई, जैसे अखबार छपना शुरू हो गया, पुस्तकें छपने शुरू हो गए, ये सारी चीज छपाई का कार्य शुरू हो गया। राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये हो गया आपका इतिहास। इतिहास में 15 नंबर मैंने बताया, 8 7 15, और 5 नंबर जो बचता है वो मैप का। अगला जो आता है वहां से भी 20 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। ये 5 नंबर मैप का है जो हमने आपको बता दिया है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है ये भी आप सबको बता दें कि भारत में राष्ट्रवाद जो भी चीजें पूछी जाएंगी 1918 से 1930, न इससे पहले और न इसके बाद, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, दर्शाना है और नामांकन करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता 1920, ये इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। मैंने बच्चों को बताया भी था कि 100% आना ही आना है, और आ भी गया था। नागपुर दिसंबर 1920 में, और मद्रास 1927 में, लाहौर 1929 में। लाहौर वाला आपको पता भी होगा कि किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा हो सकती है। चंपारण बिहार, नील की खेती, ये भरने के लिए आएगा, मैप है तो इसलिए। खेड़ा कहाँ है, गुजरात, किसान सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात, सूती मिल मजदूर वाली बात हुई थी यहाँ। अमृतसर पंजाब, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सबको पता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, आपके गोरखपुर में 5 फरवरी, ठीक है, 1922 की घटना है। डांडी गुजरात, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। बाकी ये उनके लिए है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थी जो रहेंगे उनके लिए मानचित्रकार संबंधी 5 प्रश्न खाली पूछे जाएंगे, उनको दर्शाना नहीं होता है। आइए बात करते हैं हम जियोग्राफी, मतलब भूगोल। यहाँ से भी 20 अंक बनना है, 15 अंक आपके लिखने वाले आएंगे और 5 अंक आपके मैप में भरने वाले आएंगे। तो संसाधन एवं विकास, यहाँ ये पहला चैप्टर है, संसाधन विकास, संसाधन नियोजन, संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग प्रारूप, ये सब कुछ आपके सिलेबस में डाला हुआ है। वन एवं वन्यजीव संसाधन, मतलब वन पेड़ पौधे, और वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीव जंतु, उन दोनों लोगों के बारे में आपको
पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, मतलब कि भारत में वन बढ़े या घटे या कब कितने % वन थे, आज क्या स्थिति है, जो जानवर हैं, जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं आज के समय में, उनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको खास तौर से पढ़ना होता है। ठीक है। भारत में वन्य और वन्य जीव जीवन का संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण, ये टॉपिक आपके लिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जल संसाधन, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण, ये आपके लिए ये टॉपिक नदी घाटी वाला, ये आपसे सवाल जवाब किया जाता है, पूछा जाता है। इसमें ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें तो मृदा संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपर्दन, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इन सारी चीज़ों को आपको खास तौर से पढ़ना ही होता है ध्यान करके। ठीक है। जल संसाधन में अगर बात किया जाए, ये बात हो गई कृषि। 4 नंबर, कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप, और जैसे गेहूँ, कुछ मोटे मुख्य फसलें जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। कहाँ पर कितने % कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ, आप सबको पता है, गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने यूपी में है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। रेशेदार फसलें कुछ हैं, बागवानी है, काफ़ी है, चाय है, तिलहन है, गन्ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में घुस भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 नंबर ये यहाँ से पूछे जाते हैं, 9 नंबर उधर हो गया और 6 नंबर ये, टोटल 15 नंबर हो गए। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से सवाल उतना नहीं पूछे जाते हैं जितना कि ये सारे सवाल मैप में पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ से बनते हैं लोहेस्क, मैगजीन, लोह खनिज, तांबा, बाक्साइड, आधात्विक खनिज, ये सारे जितने भी खनिज हैं वो आपके सिलेबस में डाले हुए हैं। इसे बहुत गहराई से आपको पढ़ना होता है और इसे रिवीजन ज़्यादा करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप स्थान जल्दी भूल जाते हैं कि कुंद्रे मुख्य एक बार बता दिया गया, लोहेस्क खनिज, तो वो चीज़ जब तक 2-3 बार आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाएंगे। वो चाहे जो है आपका झारखंड की बात हो, रांची है ना, और चाहे आपका कर्नाटक की बात हो, चाहे केरल की बात हो, चाहे तमिलनाडु की, चाहे आंध्र प्रदेश की, या जो है सतना मध्य प्रदेश की, जो भी चीज़ें आप पढ़िएगा उसको रिवाइज जरूर करिएगा। आगे 6वां और 7वां लेसन भी देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण का महत्व क्या है? विनिर्माण मतलब होता है किसी खराब हुई चीज़ों को पुनः निर्माण करना ही विनिर्माण कहलाता है। कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र जैसे पटसन, पटसन मतलब जो आपके ये जूट है ना, जूट की बनाई हुई वस्तुओं को ही क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। चीनी उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक। एल्युमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग हो गया, उर्वरक हो गया, उर्वरक मतलब खाद, फिर ये मोटर गाड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपके विनिर्माण में आपके सिलेबस में है, इसे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये दोनों लेसन, ये वाला और ये वाला काफ़ी कम पूछा जाता है। यहाँ से तो कुछ मानचित्र में आ जाता है लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। इसमें परिचय, परिवहन, परिवहन में आपका जो बंदरगाह है वहाँ से सवाल होते हैं। स्थल परिवहन और जो है सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, ये जल परिवहन, ये है ना, ये आपसे पूछा जाता है खास तौर से। जैसे समुद्री पत्तन, ये लिखा हुआ है बंदरगाह। ठीक है। वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन एक व्यापार के रूप में, यहाँ से ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है, इसे आपको पढ़ना है। 5 नंबर ये मानचित्र दिया ही गया है, हमने बताया भी था। ठीक है। 1 से लेकर 7 लेसन तक देखो लिखा भी है ना कि भारत के मानचित्र पर 1 से 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य दृष्टिबाधित, जो दृष्टिबाधित है नहीं देख सकते हैं, उन सारे लोगों को खाली प्रश्न के उत्तर देने हैं, कुछ भरना नहीं है। आगे हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटी। तो इस पॉलिटी से 15 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला और दूसरा लेसन
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। 9 अंक का सवाल होता है, बाकी 3 लेसन से खाली 6 अंक का सवाल होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सत्ता की साझेदारी, समझ लो ये है एग्जाम की बीमारी कि ये आना ही आना है, तय है, बिल्कुल लिखित है और आता ही है। बिल्कुल नोट कर लो कि सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन सत्ता की साझेदारी नहीं छूटेगी, संघवाद नहीं छूटेगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए, ये तो बिल्कुल 110% एग्जाम इसके बिना हो ही नहीं सकता, बस इतना समझ लो, ठीक है। बाकी संघवाद, तो ये सत्ता की साझेदारी, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे, मतलब जैसे उसमें बताया भी गया था कि श्रीलंका और बेल्जियम, इन दोनों की तुलना की गई है। श्रीलंका में एकात्मक शासन है, बेल्जियम में संघात्मक शासन है, दोनों का अंतर बताया गया है। फिर संघवाद, मतलब इसमें फिर भारत के बारे में बताया गया कि हमारे भारत में एकात्मक शासन है कि संघात्मक शासन है। तो इसीलिए जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर भारत में राष्ट्रवाद। श्रीलंका और बेल्जियम में कैसी साझेदारी है, कैसा वहाँ का सत्ता शासन है, और उसके बाद संघवाद में ये बताएगा कि भारत में संघवाद कैसा है या भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, एकात्मक है या संघात्मक है। बाकी सबको लिखा हुआ ही, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है। विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा करना या हिस्सेदारी करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। या केंद्र में सभी लोगों की हिस्सेदारी ही क्या कहलाती है, विकेंद्रीकरण कहलाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति की है। और लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। लोकतंत्र ये सत्ता की साझेदारी जो है वो इसकी आत्मा है। कौन? लोकतंत्र, ठीक है। आगे बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं अध्याय 3 में, इसमें पूछा जाता है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है? जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा है? यहाँ से बहुत कम पूछा जाता है, मतलब ना के बराबर पूछा जाता है। अगर गलती से उसने एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, अन्यथा बस बहुविकल्पी में पूछकर छोड़ देता है। आगे यहाँ से आपके 6 नंबर सवाल इन 2 लेसन से पूछे जाते हैं। राजनीतिक दल, प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से? जैसे आपके यहाँ समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी है। तो इन सारे लोगों के बारे में पढ़ना होता है कि इनका काम क्या है, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, या फिर हम इन्हें कैसे चुन सकते हैं, या फिर कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं, इनके कार्य क्या हैं, ये सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना होता है। अध्याय 5 में लोकतंत्र के परिणाम। अगर लोकतंत्र बना है, मतलब पार्टियां आई हैं, तो ये पार्टियां जो है लोकतंत्र कैसे बनाएंगी, उसका क्या परिणाम हो सकता है, अच्छा परिणाम हो सकता है या फिर बुरा परिणाम हो सकता है, ये सारा कुछ आपके इस सिलेबस में दिया गया है, जो कि आप सबको पढ़ना है ना। जैसा लिखा है, क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आलंकित किया या परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा? चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है? क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकता है? मतलब भारत में जो लोकतंत्र है, क्या वास्तविकता वो सही है, या फिर वो आपके लिए सही साबित हो रहा है या नहीं, या उसमें क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अब आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। ये आपका अर्थशास्त्र में है। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? विकास। विकास मतलब किसी भी चीज का विकास कैसे होता है। आप छोटे बच्चे थे, आपने जन्म लिया, धीरे धीरे आप बड़े हो गए, आज आप 12 साल 13 साल 14 साल के हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप 30 साल के हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब 70 साल के, और फिर बूढ़े हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे और खाते पीते हंसते गाते मर जाएंगे। विकास की पारंपरिक अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, ये आपको पढ़ना होता है। मतलब भारत की पूरे आमदनी कितनी है, पैसा कितना आता है, आपकी आमदनी कितनी है, या एक एक लोगों के ऊपर कितना पैसा आता है, ये सारी चीजें भी देखनी है, आपको इसमें पढ़नी है। और अन्य लक्ष्य, अन्य लक्ष्य का मतलब है कि क्या सिर्फ पैसा ही इंसान के जीवन के लिए उपयोगी है या और भी चीजें उसके लिए उपयोगी हैं। तो सिर्फ पैसा उपयोगी नहीं होता, ये आप सबको पता है, और भी चीजें चाहिए ना। औसत आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणता,
ये सारी चीजें इस सिलेबस में हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक दूसरा लेसन है, मतलब विकास हुआ तो किस किस क्षेत्र में विकास हुआ या किस किस क्षेत्र में विकास होता है, उसके सेक्टर कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको अगले चैप्टर में पढ़नी होती हैं। आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र हो गए। प्राथमिक क्षेत्र में किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये जुड़ा होता है सीधा सीधा प्रकृति से, वातावरण से, जो स्वतः उत्पन्न होती हैं, जिन्हें बनाया नहीं जा सकता, वो सारी की सारी चीजें जो है प्राथमिक मतलब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। द्वितीयक सेक्टर में जो भी चीजें बनाई जाती हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, वो सारी की सारी चीजें द्वितीयक सेक्टर में आती हैं। तृतीयक सेक्टर आपका क्या है कि जो चीजें बन गई हैं उन चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या फिर किसी को देना, ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यही सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। अब मुद्रा तथा साख ना के बराबर सवाल यहाँ से पूछा जाता है, फिर भी एक आध नंबर अगर गलती से दे दिया तो दे दिया, नहीं पूरा खाली चला जाता है। आप हमारा वीडियो उठाकर देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख, ठीक है। साख मतलब होता है कर्जा, ऋण के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं। सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थान। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या, औपचारिक वो होता है जो कि सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, अनौपचारिक वो हैं कि आप किसी से भी अपने नाम रिश्तेदार किसी से जाके उधार ले लो, वो औपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया। और औपचारिक वो होता है कि किसी संस्थागत जो कि रजिस्टर्ड हो भारत सरकार से, उससे जब आप कर्जा लेते हैं या उसमें पैसा जमा करते हैं, खाता खुलाते हैं, तो वो औपचारिक में जुड़ी हुई होती हैं। स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां। निजी मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि खुद उधार देती हैं, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है ना, जैसे सोनाटा या समूह कंपनियां जो आपके गांव में चलती हैं, है ना। आगे अब इसमें 6 नंबर का सवाल इन 2 चैप्टर से पूछा जाता है, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आप सबको पता है कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, या चीज़ों का आदान प्रदान करना या संदेश का आदान प्रदान करना, ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण कहलाती हैं। विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण क्या है। कारक, विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर इसका प्रभाव और न्यायसंगत वैश्वीकरण, मतलब अगर कोई कमियां आती हैं तो वो दूर कैसे होंगी, उनका न्याय निपटारा कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का उपभोक्ता के अधिकार। हम सब क्या हैं, उपभोक्ता हैं। हम सब कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। कोई हमें अगर गलत संदेश देता है, कोई गलत प्रचार करता है, कोई आपको गलत सामान दे दे, कम तौल दे या बताए कुछ और दे दे कुछ और, तो इन सारी चीज़ों के प्रति आपका कुछ ना कुछ अधिकार आपको सरकार दी हुई है कि आप क्या कंप्लेन कर सकते हैं। तो उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या हैं, मतलब ये कैसे हो जाता है। जब आज के समय में आप देखिए, कोई भी दवा लेने जाओ, कोई भी सामान लेने जाओ, टोटल इंग्लिश लिखा होता है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़कर जान जाएंगे अगर उनके पास समय है तो, नहीं तो क्या लिखा है वो भी नहीं देखते। और जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको वो गलत मिल जाए या सही मिल जाए, या अभी दवा है एक्सपायरी डेट रहे, जो पढ़ा लिखा वो तो देख लेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जान ही नहीं पाएगा, खा लेगा और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि उसका शोषण का कारण क्या है। उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसे होना चाहिए, या उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है, सरकार लोगों को कैसे जागरूक करती है। इन सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। तो सफ़र कुछ कठिनाई नहीं है, सिलेबस आपका बहुत छोटा है। ये ना सोचिए कि 5 3 15 7 22 मतलब टोटल 22 लेसन है तो बहुत भारी है, नहीं, बहुत आसान, बहुत ईजी है। अक्सर लोग समाज विज्ञान एसएसटी में ही अधिक नंबर उठाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना होता है, बाकी चीज़ें आपको रटनी होती हैं। तो रटने से ज़्यादा समझने पर जोर देना है
और एक एक लेसन आपको आसानी से मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। जल्द ही आप सबके सामने पॉलिटी का पहला चैप्टर मिल जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 महीने के अंदर 1 शॉर्ट वीडियो आप सब तक पहुंच जाएगी। बेहतर तरीके से आसानी से हम लोग सीखेंगे हंसते खेलते। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, पहला अध्याय पहला लेसन। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर करें।